ठीक है अतुल, बाकी से आपको रोक रही हूँ। और देखिए जरा, अभी शुरुआती रुझान है और अभी से ही शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, संजय राउत कह रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। और ये जो एक स्ट्रैटेजी देखते हैं, ये हम पिछले कई चुनावों में देख चुके हैं। अगर कैंडिडेट्स अच्छा करते हैं तो ईवीएम की बात सामने नहीं आती, लेकिन अगर हार होती हुई नजर आती है तो ईवीएम ठीक से काम नहीं करी। और अभी तो संजय राउत के लिए बहुत ही अर्ली है, क्योंकि अभी यूबीटी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के पास भी 10 सीटें हैं। तो अभी ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। ऐसे में अभी से ही इस तरह की बातें कहना ये दिखाता है कि क्या हार स्वीकार कर रहे हैं राकेश। तो अभी से ही ईवीएम का रोना क्या दिखाता है? अभी तो यूबीटी की परफॉर्मेंस वैसी है भी नहीं जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था। पहले से ही हार स्वीकार करके बैठे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब कल मतदान चल रहा था उसके बीच भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि खासतौर से जो शाही का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कई सारी जगहों पे जो वोटर लिस्ट में लोगों को नाम नहीं मिल गए, लोग तलाश कर गए, तो अलग अलग मुद्दे उठाए थे, जिसको लेके बीजेपी ने ये काउंटर आरोप किया था कि कहीं ना कहीं पहले से इन्हें जो इस बात की हवा लग चुकी है कि यूबीटी ग्रुप जो है वो शायद बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो ये बहाने बना गए। तो अब ऐसे ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो अब और ज्यादा देखने मिलेगा। जैसे जैसे रुझान सामने आ गए, कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो गई है। और एक तरफ जहां बीजेपी जो ये मान रही कि ये देवा भाव का जो पूरा जादू है वो चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ शिवसेना पक्ष जो है, खासतौर से उद्धव ठाकरे जो पक्ष है, वो इसे पूरी तरीके से ईवीएम का ठेका जो इस पे फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार यही सवाल कर रही है कि फोड़ा जाए राकेश, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पिछले 25 सालों पर यहाँ दबदबा नगर पालिका की बात करें तो शिवसेना का ही रहा है। और अब अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टी के स्प्लिट होने के बाद ये बहुत बड़ा झटका उनके लिए हो सकता है। रेणु जी, चाहे आप जितने भी ईवीएम पर सवाल उठाएं, चाहे आप कितना भी बीजेपी को कोस लें, अगर यहां से ठाकरे ब्रदर्स को हार मिलती है तो उनके लिए अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, उनके राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल उठ खड़े होंगे। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना जो है वो प्रिडोमिनेंटली स्ट्रांग थी लोकल बॉडीज में, बीएमसी में, जो एक बहुत पावरफुल बॉडी है, और उसके वजह से वो स्टेट में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई। अकेले कभी ज्यादा पावर में नहीं आ पाई, लड़ नहीं पाई, पर धीरे धीरे हमने डिक्लाइन देखा, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हो गए, शिंदे अलग हो गए, तो इससे जरूर नुकसान तो हुआ है पार्टी को। और जो बैकबोन था शिवसेना का, वो शिंदे थे, जो लोग बताते हैं, और ना कि उद्धव ठाकरे। तो अभी एक इतना बड़ा अलायंस बनाना पड़ा शिवसेना। देवेंद्र फडणवीस असं म्हणतात, पराभव दिसू लागल्यानं ही कारण सांगितली. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद ही त्याचाच भाग आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यासारखं वागावं आणि बोलावं, हे आम्ही वारंवार सांगतो. त्यांनी मोदींसारखं वागू नये. मोदी प्रधानमंत्र्यासारखं वागत नाहीत, बोलत नाहीत. हा, निदान सुशिक्षित संस्कारी अशा राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने, पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने, आपण या राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, या पद्धतीने वागावं. शाही पुसली जाते आणि त्या संदर्भात तक्रारी आहेत, हे शेवटी काल निवडणूक आयोगाला मान्य करावं लागले. आणि त्या संदर्भात त्यांनी जी शाही कंपनी आहे त्याचे चौकशीचे आदेश दिले. मार्कर कधीपासून आला असा एक टिपका आमच्यावर लावत होते ना. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की शाही पुसल्याच्या तक्रारी आहेत आणि शाही पुसली जाते, याचं प्रात्यक्षिक आम्ही पाहिलं. हे निवडणूक आयोग सांगताय आणि मुख्यमंत्री खिल्ली उडवत आहेत. याचा अर्थ बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है. हजारों लोगों के नाम गायब रहे, जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं. ये पहली बात. दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में. जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है. वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया. और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं. कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई. क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है. आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया.
ये बहुत गंभीर बात है। जी 31 सीटों पर यूबीटी आगे है, 10 सीटों पर कांग्रेस आगे है, पोस्ट पोल ये साथ आ सकते हैं। यानी अभी हार मानने जैसी बात क्या है? अगर अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, अगर रुझान पलटते हुए दिखाई देते हैं तो उसके बाद क्या कहेंगे? थोड़ा तो इंतजार कर लें कम से कम। प्रेम जी, मैं आपसे जवाब लूंगी इस पर। बड़ी खबर ये, धुले में बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। उल्लासनगर के भी नतीजे जो रुझान के तौर पर सामने आ रहे हैं वो इस वक्त ये बताते हैं कि बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो धुले में बीजेपी 4 सीटों पर आगे, उल्लासनगर में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चलते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर ये देखिए जो वोट है वो बीजेपी प्लस को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जी जी देखिए, ये चुनाव नतीजे अभी थोड़े स्थिर से हुए हैं, लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत बीजेपी प्लस को दिखता हुआ दिख रहा है। मगर जिस तरह से शिवसेना यूबीटी का जो फिगर है वो अप्रत्याशित लोगों को नजर आ रहा है, और ये इम्पैक्ट इसलिए दिख रहा है कि दोनों भाई एकजुट हुए और दोनों भाई ने एकजुट होकर के जो लड़ाई लड़ी। और एक बात जो कही जा रही थी कि शिवसेना के लिए आपने ही प्रश्न उठाए, अस्तित्व का सवाल है। देखिए, शिवसेना चूंकि बीएमसी में स्ट्रांग पोजीशन रहने के कारण वो स्टेट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, और अब जबकि शिवसेना स्प्लिट हो चुकी है, उद्धव ठाकरे अपोजिशन में है, ऐसे में उनको फिर से बीएमसी में स्ट्रांग दिखना और स्ट्रांग होना उनके भविष्य की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस हिसाब से देखें तो शिवसेना अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है, और ये जो आंकड़ा दिख रहा है 31 का, बचाने के लिए तो मामू फैक्टर उन्होंने नहीं चला था प्रेम जी। उनको तो लग रहा था कि हम दोनों भाई साथ आ गए हैं तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र हमें ही वोट करेगा। राकेश, ऐसा लगता है कि मामू फैक्टर ने जितना इनके हित में काम किया, मराठी वोटर शिंदे गुट की तरफ भी गए, और साथ ही अगर मुस्लिम वोटों की बात करें एआईएमआईएम और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भी उन्होंने भरोसा जताया। इसका एक खामियाजा उद्धव गुट को मिलता हुआ आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं जो हमने जब चर्चा की थी तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इस बात से नाराज था क्योंकि राज ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ आए थे। ऐसे में बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित है वो कह रहे थे कि राज ठाकरे को साथ में लेके उद्धव ठाकरे कम से कम इस वोट बैंक के साथ गलती कर रहे हैं जो नॉन मराठी हैं और जो मुस्लिम्स हैं। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे गुट ने तकरीबन 10 से 11 उम्मीदवार जो है मुस्लिम उम्मीदवार अलग अलग इलाकों में मुंबई से दिए थे, जिसका फायदा उन्हें कहीं ना कहीं नजर आया। बस कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोकती हूँ, फिर आप क्योंकि बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बात पूरी कीजिएगा। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंक वाले मामले पर पोस्ट किया। राहुल ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। वोट चोरी राष्ट्र विरोधी है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कहा। इससे पहले भी वोट चोरी को लेकर के उन्होंने काफी हो हंगामा पहले भी किया है। कई बार सवाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं, केंद्र सरकार पर उठाए हैं। और ये देखिए उन्होंने जो पोस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एंटी नेशनल एक्ट, राष्ट्र विरोध है, राष्ट्र विरोधी एक्ट है वोट चोरी। उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन गैसलाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। राकेश, अपनी बात पूरी करें। भले आप कितने भी इस तरह के आरोप लगा ले, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा ले, लेकिन इतना जरूर है कि मामू फैक्टर बहुत तेजी के साथ चलता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझानों में नहीं नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा था कि जो कंसोलिडेट हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफ हुआ था, वो इस बार जो अलग अलग जगहों पे बढ़ गया, वो यूबीटी के साथ भी गया, वो कांग्रेस के पास गया, वो एमआईएम के पास गया।